This call is now being recorded. सेकंड सत्र में सभी लोगों का स्वागत है। जो लोग उपस्थित नए हुए हों उनका अनिल शर्मा जी पहले ज्वाइन कर चुके थे, अनीता जैन मैडम ज्वाइन कर, अरुणा गुप्ता जी उनका स्वागत है, अशोक रंजन जी का स्वागत है, ब्रजमोहन कुशवाहा जी का स्वागत है, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, गुरुदेश्वर भक्ता जी का स्वागत है, सी शर्मा जी का स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, दर्शन भट्ट जी का स्वागत है, ईशा हेमंत सिंह जी का स्वागत है, दीपा मदान जी का स्वागत है, ईशा कालरा जी समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है, कमल कुमार कपिल जी का स्वागत है, कविता मोदानी जी का स्वागत है, इसमें कुशनीवाल लिखा हुआ है लेकिन वो अब मुझे मालूम हो गया है, तो उनका स्वागत है, वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। कोमल बालवानी जी का स्वागत है, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। मोहनी बांडनेवाल जी का स्वागत है, नरेंद्र सिंह जी का स्वागत है, नीलम गौर जी का स्वागत है, नीतू जैन जी का स्वागत है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। प्रभुजीत कौर जी स्वागत है, सीनियर हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। प्रतिमा रॉय जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। रीता गांधी जी का स्वागत है। आर रेखा के नाम से ज्वाइन किया हुआ है, पूरा शायद नाम मुझे नहीं मालूम, आर रेखा के नाम से, डबल आर रेखा होगा, उनका स्वागत है। संजय सिन्हा जी का स्वागत है, सत्यवती कुकरेजी स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं। शिल्पी गुप्ता जी का स्वागत है, शमंत कुमार जी सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। सुधा पाठक जी आज हमारी फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं। सुरेंद्र बाबू जी का स्वागत है, गरिमा भारद्वाज जी का स्वागत है, वो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। वीना शर्मा जी का स्वागत है। तो हम लोग अभी लिम्फ मेरिडियन पर हम लोग चर्चा किया, अब हम लोग आगे दूसरी मेरिडियन जो बहुत इंपॉर्टेंट मेरिडियन होने जा रही है। देखिए इसके सब मेरिडियन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कम कहूंगा मैं, तो एनडी मेरिडियन भी उतनी इंपॉर्टेंट है। और अब एक एडी मेरिडियन है जिसको पूरा नाम आप लोग हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग एलर्जी डिजनरेशन मेरिडियन कहकर बोल जाते हैं और लोग बंद कर लें, लेकिन इसका नाम पूरा एलर्जी और वैस्कुलर डिजनरेशन मेरिडियन है। आगे भी सुधा पाठक जी बताएंगे इसमें कि क्यों इनको वैस्कुलर डिजनरेशन कहा जाता है, लेकिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरिडियन। तो हम लोग ओवर टू सुधा पाठक जी का पुनः स्वागत और उनसे रिक्वेस्ट करना शुरू करें। मैंने अर्जुन सर को प्रणाम करती हूँ, क्लास पर उपस्थित सभी साथियों को मैं स्वागत करती हूँ और अपनी क्लास की शुरुआत करती हूँ। जो टॉपिक चर्चा के लिए है वो है एडी मेरिडियन। एडी मेरिडियन की फुल फॉर्म देखिए तो एलर्जी या वास्कुलर, सर किन्हीं का माइक खुला हुआ है, नरेश है शायद, नरेश जी बंद कर लिया शायद उन्होंने। तो जैसा कि मैं थी एलर्जी डिजनरेशन मेरिडियन के बारे में, तो एलर्जी से गाए बगाए हम सभी का सामना हो चुका है, थोड़े लेवल पर या किसी में बहुत ज्यादा लेवल पर होता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जिससे कि हम सबों को उसके प्रति, उस चीज के प्रति सेंसिटिव होते हैं। तो आइए जानते हैं पहले एलर्जी डिजनरेशन मेरिडियन के से पहले एलर्जी क्या है उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो एडी मेरिडियन वो मेरिडियन है जो एलर्जी को ट्रीट करता है, जैसा कि यस सर। सुधा मैम, आपको अतिरिक्त समय मिला हुआ है, तो इस अतिरिक्त समय का सदुपयोग बहुत करने की मत सोचिएगा। आप अगर बहुत डिटेलिंग नहीं करेंगी और काम कर जाएगा तो हम 10 मिनट 15 मिनट पहले सब फारिग हो जाएंगे सब लोग, और सब लोग अपने घर में खाना वाना खाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैंने उतना हाँ उसी हिसाब से किया, मैंने आपको पहले से बता दिया। बिल्कुल सर। तो बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में नहीं वो तो आप वो अपने टेक योर ओन टाइम, लेकिन वैसा नहीं। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एलर्जी क्या है। एलर्जी वैसे सुनकर लगता है कि कोई बीमारी, लेकिन बीमारी है नहीं। एक स्वस्थ मानव के अंदर जब किसी भी एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले किसी भी चीज के प्रति सेंसिटिविटी होती है तो उसमें कुछ उसके सिम्टम्स नजर आते हैं जो जिसकी वजह से हमें तकलीफ होती है। उस सिम्टम्स की वजह से
जो हमें तकलीफ होती है उसकी वजह से हमें मेडिसिन लेना होता है, चाहे ट्रीटमेंट करना होता है। तो ऐसा नहीं कि जो चीज हमें खराब करे वो किसी और के लिए भी खराब है, उसके प्रति हमारा शरीर सेंसिटिव है, इसलिए हमें उसका इलाज करना पड़ रहा है। तो एलर्जी हमारे शरीर की इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम के द्वारा की गई एबनॉर्मल रिएक्टिविटी है, अर्थात जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किसी हानि रहित चीज मैंने कहा, हानि रहित चीज पर अत्यधिक प्रतिक्रिया करती है, तो इसे ही हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी वैसे तो कई प्रकार से होते हैं, और इसके लक्षण जो होते हैं हमारे अंदर माइनर से लेकर सीवियर तक हो सकते हैं, बहुत हल्के भी सुधा होते हैं। मैम, वीडियो बंद है क्या आपका? नो मैम, दिख नहीं रहा एक्चुअली। ओके सॉरी, ठीक। आ रहा है? नहीं आ नहीं रहा। नहीं आ रहा है सुधा। नहीं, वीडियो नहीं आ रहा एक्चुअल में। मैम आ नहीं रहा। सुधा पाठक जी का नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ आ रहा रहा, है, अभी वीडियो आ रहा नहीं है। आ रहा। नहीं आ रहा है सुधा। मैं फिर से ज्वाइन करूं सर? स्क्रीन का ज्वाइन सर, करिए। स्क्रीन का आ रहा है खाली। अभी आ रहा है? मैं फिर से ज्वाइन करती हूँ सर। आप फिर से ज्वाइन करिए। हाँ, रिजॉइन करिए मैम। अभी आ रहा है? यस यस, ठीक अब है। आ रहा है। हाँ, एक्चुअली बीच में कॉल आ गया था, हो सकता है उसकी वजह से। ये तो अभी भी नहीं दिख रहा है। मुझे भी हाँ, नहीं दिख वापस दिखना बंद हो गया। चलो खैर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शुरू करिए। ऐसा कॉल तो सुधा कॉल काटिए, दोबारा ज्वाइन करिए, तब आएगा। ठीक है सर, मैं फिर से करती हूँ। कॉल काट दीजिए। नहीं, एक बार तो दिखा था, फिर उसके बाद नहीं दिख रहा एक्चुअली। अब आ रहा है सर? नहीं आ रहा है Yes. सुधा। नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, अब तो मुझे तो दिख रहा है, सर कोई प्रॉब्लम होगी फिर, क्योंकि मेरी तरफ से ओके है। पर पॉज आ रहा है बार बार। अब वो फिर बैक हो गए। अब चलो खैर, तुम कर लो, कोई नहीं बात दिखाई दे नहीं। रही है मैम, कंटिन्यू करिए, दिखाई- चलिए। ठीक देखिए, है, आप है सर, क्योंकि चलिए। वो 1 सेकंड के लिए दिखाई देते, फिर उसके बाद नहीं दिखता है ठीक है। वीडियो। पर कोई बात नहीं, क्लास नहीं, कंटिन्यू करिए। मैं आप क्लास चालू करती हूँ रखिए, क्योंकि वीडियो आता रहेगा। हाँ ठीक है सर। एलर्जी को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि हमारे शरीर का जो रिस्पॉन्स है वह किसी बाहरी या अंदरूनी थिंग की या चीज के आधार पर हमारे शरीर में जो इरिटेशन पैदा करता है, लेकिन किसी और के शरीर में वह नॉर्मल रहता है। ये एक तरह से हमारे जिसके शरीर में इरिटेशन होता है वह उसके शरीर के लिए एलर्जी का काम करता है। जैसे कि अगर मैं अपनी ही बात करूं तो नट्स से मुझे सीवियर एलर्जी है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं नट्स हमारे बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए काफी अच्छा सब्स्टिट्यूट तो नहीं कहेंगे, काफी अच्छा ही इंग्रेडिएंट है, और 99% लोग इसको कंज्यूम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को सीवियर एलर्जी होती है। तो इसमें नट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी और के बॉडी में नहीं है, लेकिन जिसके बॉडी में यह एलर्जी का काम करता है उसका बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और नट्स की वजह से नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से जो प्रॉब्लम आती है वह हमें प्रॉब्लम देती है। इसकी वजह से एलर्जी का हमें ट्रीटमेंट देना होता है। तो इस तरह से ये तो एक नट्स की बात हो गई, लेकिन पोलेन, व्हीट, मिलेट्स, डस्ट, ड्यू या एनिमल प्रोडक्ट्स, ये कोई भी चीज ऐसा हो सकता है जो किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में एलर्जी का रीजन हो सकता है। मतलब एलर्जी का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि मैम, अगर हम एलर्जी का ट्रीटमेंट करते हैं, अगर उसके बाद असल में मुझे ज्वाइन से एलर्जी है, तो मैंने एडी पे लगाया था, लेकिन अभी उसके बाद मैंने अभी आप चैप्टर पहले पूरा हो जाए, उसके बाद क्वेरीज आपन कर सकते हैं, है ना? मैं पहले अभी सिर्फ ये कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती थी, उसके बाद हम यूज कर सकते हैं वो चीज, सिर्फ इतना मैम जो मैम ने दिखाया। बिल्कुल मैम, जब हम कुछ दिन तक उसको ट्रीटमेंट देंगे और हमारा बॉडी जब उस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा,
तब उसको हम यूज कर सकते हैं। तभी इसलिए तो हम इस मेरिडियन को ट्रीट करते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़े लंबे टाइम तक ट्रीट करना होगा हमें, उस मेरिडियन पर आपको मैग्नेट लगाना होगा, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। और ये जो एलर्जी के बारे में बता रही थी, ये जनरली 4 टाइप के होते हैं, जिसके बारे में हम आगे अपनी बुक्स में पढ़ेंगे। एलर्जी से हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम होती है वह अलग अलग तरह से नजर आते हैं, जैसे रनिंग नोज, छींके आना, वोमिटिंग, ब्लिस्टर्स आना, दाने आना या रैशेज आना, बॉडी के ऊपर रैशेज आना, म्यूकस निकलना, इसके अलावा लूज मोशन हो जाना, ये सभी एलर्जिक रिएक्शन है। वैसे तो शरीर में सभी जगह इसका इफेक्ट होता है, लेकिन बहुत सभी जगह एकदम इक्वल रिएक्शन नहीं दिखकर कहीं कहीं काफी ज्यादा ही इसके सिम्टम्स नजर आते हैं जनरली। लेकिन इनका जो जनरली एलर्जी का जो जनरली हमने देखा है असर होता है हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम पर और यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक के ऊपर जनरली इसका असर आता है। और जैसा कि बताया, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इससे जो हमारे शरीर में जो एटमॉस्फेयर से जो हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं कर पाता है उस चीज को, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है, इरिटेशन होता है, वो हमें प्रॉब्लम देता है। और जैसे बताया, पोलन ग्रेन की वजह से, पोलन आजकल बहुत ही नॉर्मल कॉमन चीज हो गया है, पोलन की वजह से हमें होता है। बहुत लोगों में वीट के ग्लूटेन से एलर्जी होती है। इसमें होता है कि कुछ लोग उनको कुछ चीजें जो जैसे पोलन की बात किया, इनहेल करने से जो वो अंदर जाता है, उसके छोटे छोटे जो सब्सटेंस होते हैं वो अंदर जाते हैं, वो हमें हमारे बॉडी में इरिटेशन पैदा करते हैं, वो एलर्जी का कारण बनता है। इसके बाद आइए हम अपने बुक ट्रेटाइज 3 चैप्टर नंबर ये एडी मेरिडियन के बारे में पेज नंबर 15 से आगे चलते हैं। नहीं सॉरी, पेज नंबर 44 में से आगे चलते हैं। तो इसमें एलर्जी मेरिडियन या वास्कुलर सिस्टम मेरिडियन और टिश्यू जनरेशन मेरिडियन, ये तीनों एक ही मेरिडियन है। एलर्जी मेरिडियन को ही हम वास्कुलर सिस्टम मेरिडियन या टिश्यू डिजेनरेशन मेरिडियन कहते हैं। यह मेरिडियन हमारे हाथ के मध्यमा उंगली, मिडिल फिंगर के अल्नर साइड से प्रारंभ होकर हथेली के पीछे जाती है। मेरा वीडियो तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मिडिल फिंगर में टुवार्ड्स स्मॉल फिंगर के साइड से नेल के बीच से शुरू होता है। यह इसमें बिंदुओं की कुल संख्या होती है वह 5 है, और यह मेरिडियन बाइलेटरल होता है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, मैंने शो कर दिया। हाँ सर, बिल्कुल जैसे सर ने अभी डिस्प्ले में लगाया है। हमारे मिडिल फिंगर में आप देख रहे हैं स्मॉल फिंगर के साइड से है, और सबसे पहला जो पॉइंट है वह नेल के ऊपर आ रहा है हमारा। और इनमें जैसे बताया 5 बिंदु होते हैं और बाइलेटरल है ये, और इनकी विशेषताएं आप जानते हैं। यह मेरिडियन सभी प्रकार के एलर्जी का उपचार करती है। एडी मेरिडियन पर ट्रीटमेंट देने से हमारे बॉडी में जितनी भी तरह की एलर्जीज होती है, कमोबेश सब पर ही इलाज हो जाता है। इसमें निम्नलिखित एलर्जिक प्रॉब्लम्स ठीक किए जाते हैं। आइए जरा अब उसको देखते हैं। जैसे कि स्किन एलर्जी, चर्म एलर्जी, एलर्जिक कोलाइटिस, जैसे बड़ी आंत का प्रदाह, लार्ज इंटेस्टाइन में जब इन्फ्लामेशन होता है उसकी वजह से एलर्जी होती है। एलर्जिक गैस्ट्रोफी, गैस बनने से जो हमें एलर्जी होता है, ह्यूमन बॉडी में एलर्जी होती है, उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आर्टेरियल स्क्लेरोसिस, धमनी काठिन्य, आर्टरी में जो हमारा टाइटनेस आ जाता है, स्टिफनेस आ जाता है, उसकी वजह से जो एलर्जी होती है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। एलर्जिक अस्थमा, ये तो बहुत कॉमन हमने सुना भी है, जनरली लोगों को पॉल्यूशन से, डस्ट एलर्जी होने से एलर्जिक अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। एलर्जिक साइनस, एलर्जी से साइनस का रोग हो जाना। एलर्जिक हे फीवर और राइनिटिस, हे जैसा कि हम जानते हैं, हे जो फसल जिसको पुआल कहते हैं पोलन सर, पोलन पोलन नहीं, पोलन अलग है सर, पुआल कहते हैं, जो मतलब फसल के बाद जो भूसा, चावल का पेड़, पैरा, पेड़ नहीं, चावल का प्लांट, उसके बाद भूसा बनेगा। हाँ, उसके बाद जो भूसा बनता है तो उसको कॉमन लैंग्वेज में कहीं कहीं पुआल भी बोलते हैं। पुआल बोलते हैं, साबुत रहता है जो धान को निकालने के बाद में हाँ निकल जाता है, उसके लिए पुआल बोलते हैं। हाँ, तो उसकी वजह से भी उसमें इतने उसके जो डस्ट पार्टिकल इतने
इतने स्मॉल होते हैं ना कि वो हमारे सांस के साथ अंदर जाते हैं, उससे एलर्जिक अस्थमा की भी प्रॉब्लम हो जाती है। और उसकी वजह से जो पहले फीवर होता था तो समझ नहीं पाते थे, इस सीजन में जनरली होने वाले फीवर को पहले के लोग उन्हें हे फीवर बोलने का नाम दिया, उससे वो हे फीवर के नाम से ही जाना जाता है। फिर है एलर्जिक ड्यू टू डेंटल प्रॉब्लम। डेंटल प्रॉब्लम की एलर्जी का मतलब ये है कि जब हमारे दांतों में छेद होता है, ऐसे कीड़ा लग जाता है, तो ऐसे समय में जब हम दांत को फिल कराते हैं तो बहुत सारे लोग कॉपर से या गोल्ड से, सिल्वर से, इस बहुत सारी चीजें उसमें डालते हैं, जिसकी वजह से भी अगर कोई किसी का अगर बॉडी सेंसिटिव है तो उसकी वजह से भी एलर्जी होता है। मैम एक मिनट मैम, ये एलर्जिक है फीवर और राइनाइटिस सेम होता है इसमें और लिखा ऑप्शन में से? राइनाइटिस जो अभी हम देखेंगे ना आगे, नहीं गठिए नहीं, में साथ में लिखा है नाम, इसलिए पूछ रही थी। नहीं, इसमें जैसे है ना, एलर्जी की वजह से या तो फीवर आएगा या राइनाइटिस ये प्रॉब्लम आएगा, ये बता रहा है, ठीक है। फिर है यह एलर्जी मेरिडियन के कारण और निवारण दोनों ही करते हैं। अगर कारण पता होगा, ट्रीट करेंगे तो निवारण तो हो ही जाएगा, ताकि एलर्जी हम क्या रूट से ही उसको खत्म कर सके। उसके बाद डॉक्टर बॉल ने यह सिद्ध किया कि धमनी काठिन्य, आर्टेरियल स्क्लेरोसिस तथा उससे होने वाले हृदय रोग, हार्ट ट्रबल्स भी एलर्जी के कारण हो सकते हैं, तथा इसका इलाज एलर्जी मेरिडियन के माध्यम से करने से लाभ होता है। प्रथम, इस मेरिडियन पर उपचार करने से हृदय की धमनियों की रुकावट का बढ़ना रुक जाता है और धीरे धीरे धमनियों में रुकावट कम होने लगती है। जब इस मेरिडियन पर हम ट्रीट करेंगे तो उसमें जो ब्लड रुकने की जो प्रॉब्लम आती है, इस ट्रीटमेंट के साथ उसका वो सॉल्व होता है और इससे धमनियों में जो रुकावट आ रही है ब्लड का, वो ठीक होता है। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, फिर है व्हाट इज एलर्जी। जैसा कि अभी बताया था, एक बार मैं इसको पढ़ देती हूँ। एलर्जी इज abnormal reactivity of the body's immunological system. Allergy causes vascular degeneration, and this is why the name of this meridian is allergy or vascular degeneration meridian vessels. शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र द्वारा की गई असामान्य प्रक्रिया को एलर्जी कहते हैं। एलर्जी के कारण रक्त वाहिनियों में अपजनन, डिजेनरेशन होने लगता है। जब लगातार किसी चीज से सेंसिटिविटी होगी और उसको हम कंज्यूम करेंगे या उसको हम अवॉइड नहीं करेंगे, उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे ये एलर्जी हमारे बॉडी के अंदर रक्त वाहिनियों में भी होगा और उससे उसका डिजेनरेशन होगा, और ये हमारे ये जो एक्यूट से क्रॉनिक की तरफ हमारे शरीर में बीमारी को ले जाएगा। फिर है एलोपैथ में नहीं है, एलोपैथिक मतलब Yes, अभी sir. इलाज में इसका ये कंसेप्ट नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं कि नई चीज है, आप नोट कर लीजिए इसको। हाँ, जैसे कि सर ने बताया, हमारे एलोपैथिक में या मॉडर्न साइंस में है, इसके लिए बहुत ही कॉस्टली ट्रीटमेंट आते हैं, टेस्टर्स आते हैं, इसको IgE कहते हैं, और मतलब वो काफी लंबा प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से कि मतलब हर एक चीज का स्पेसिफिक ये भी नहीं पता चल पाता है कि पेशेंट को पर्टिकुलरली सिर्फ उसी चीज से ही एलर्जी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन अगर हम इस मेरिडियन पर ट्रीटमेंट देंगे और इस मेरिडियन में जो डॉक्टर बॉल ने हमें बताया, एक एक बिंदु पर अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम छोटे छोटे एलर्जी से अपने आप को दूर रख सकते हैं। उसके बाद है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एलर्जीज। न्यूट्रिटिव एलर्जीज, पाचन की एलर्जी, आर कॉज बाय एक्सेस कंजम्पशन ऑफ स्ट्रॉबेरीज, पाइनएप्पल, टोमेटोज, नट्स, मीट्स एंड फिशेज, फैट्स लाइक मिल्क एंड एग एक्सेट्रा। इसमें जो कहा है एक्सेस कंजम्पशन ऑफ स्ट्रॉबेरी, इसके बारे में मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि मैं पहले शुरू से ही मुझे आदत थी, मैं वो बादाम खाने की, रात में भिगोया और उसको मैं सुबह उठ के कंज्यूम करती थी, जनरली सभी करते हैं। कुछ दिनों में मुझे वो इतना अच्छा लगता था ना कि मैं 4 बादाम के बदले मैंने 10-10 बादाम, मतलब एक ही बार में नहीं, उसको फुला दिया और काम करते करते मैं खाती गई। वो मेरे बॉडी में जो शुरू में मेरे बॉडी को ये अच्छा न्यूट्रिशन दे रहा था, उसने मेरे बॉडी ने उसको रिजेक्ट करना शुरू किया, और आज की डेट में मुझे नट्स एलर्जी है। तो ये एक्सेसिव कंजम्पशन की वजह से मैंने एग्जांपल दिया कि बहुत ज्यादा अगर हम किसी चीज को सोचेंगे कि हमारे बॉडी को फायदा कर रहा है और एक्सेस उसको कंज्यूम करेंगे, तो वो भी हमारे बॉडी में एलर्जी का कारण बनता है। मतलब मैम एलर्जी है तो मतलब क्या होता है नट्स खा लेते तो? हाँ, अच्छा कहा आपने। मैं जब खाती थी ना तो मैं पहले तो समझ नहीं पाई, मुझे पूरे मुंह में छाला होता था। तो फिर मैंने उसके बाद वो जो टेबलेट आता है ना छाला के लिए, वो
इसलिए मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बिकोसूल, वो कुछ दिन खाया, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ, पूरा छाला रहता था गर्दन तक, पहले तो माउथ में शुरू हुआ, उसके बाद गर्दन तक आने लगा। तो मैं जब बादाम नहीं खा पा रही थी ना, उसको स्वेल नहीं कर पा रही थी, चबाने के बाद निगल नहीं पाई, तो 1-2 दिन 3-4 दिन गैप किया, तो उसमें मुझे राहत आने लगा, बिना किसी मेडिसिन के मुझे राहत आने लगा। तब मुझे लगा कि मुझे बादाम से एलर्जी है। उसके बाद जब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, तो बिना किसी बिकोसूल या बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी ये के ट्रीटमेंट के ही मुझे ठीक हो गया। उस दिन से मैं समझ गई कि मुझे इससे एलर्जी है। मैम ठीक है। मैम क्या ये मतलब जैसे लैक्टोजन एलर्जीज होती हैं जो कहा जाता है कि बाय बर्थ है किसी को शायद, तो वो उसमें भी हो सकता है फायदे में? हम लोग उसका हाँ आगे 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 से देखो। पूरा पहले पढ़ लें हम लोग, फिर डिस्कशन में आप डालिएगा इसको। बिल्कुल जी सर, जी श्योर। मैडम ये जो बादाम खाती हैं आप, नहीं सर, एक्चुअली अभी मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। नहीं जब खाती थी तो आप भिगोने के बाद छिलका निकाल के खाती थी या छिलके के साथ खा लेती थी? नहीं सब कुछ करती थी, छिलका निकाल कर खाती थी, शुरू में बहुत अच्छा ओके, किया बस मुझे। बस बस इतने जानना था हाँ मुझे। ओके सर, ठीक है सर। एक्चुअली मुझे लगता है कि वो कुछ ज्यादा खाने से ना हीट हो गई आपकी मतलब बॉडी के अंदर। हाँ वही मैंने कहा कि एक्सेस जब खाने लगी ना, रेगुलर खाने लगी, हाँ। इसकी वजह से। लेकिन उसके बाद अभी भी मैं खाती हूँ ना, अगर मान लो कभी किसी चीज में चला गया, आइसक्रीम या कुछ ऐसी चीज जो मैं नहीं जानती हूँ, तो वो इरिटेशन मेरे बॉडी में आता है, अभी भी है मुझे। ठीक है, आगे चले। फिर है हाँ, केमिकल, बढ़िया, आगे चलिए। सॉरी सर, केमिकल चलिए आगे एलर्जी। चलिए मैम। हाँ ठीक है सर। केमिकल एलर्जीज आर कॉज्ड बाय प्रिवेंटिंग preserving agent of all kind of foodstuff, chemically treated carbohydrates like grain, rice, potatoes, vegetable, fruit juice, fruits, especially citrus fruit. They cause allergic inflammation in urinary bladder mucosa, and the cause of this type of allergies may be insecticides and herbicides applied in vegetable and fruits. जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल की जो हमारे फार्मिंग होती है उसमें इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं, तो हम नहीं समझ पाते, लेकिन बहुत लोगों के शरीर में ये नॉर्मल रहता है, फंक्शन करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के शरीर में ये सेंसिटिव होने की वजह से उनमें यह एलर्जी का रूप ले लेता है। फिर है कॉजेज ऑफ हेयर एलर्जीज, सर की एलर्जी का कारण। हेयर एलर्जी आर कॉज्ड बाय कॉस्मेटिक प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, जैसे हम कॉस्मेटिक जनरली क्या सभी यूज करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसके प्रति सेंसिटिव होते हैं, उन्हें सूट नहीं करता है और वो उनके अंदर एलर्जी का रूप ले लेता है। हेयर डाई एंड शैम्पूज, बालों को रंगने और डाई के लिए शैम्पू यूज करते हैं, उससे भी बहुत लोगों को एलर्जी होती है। हेयर लोशन एंड स्प्रे, क्रेयॉन्स, रंगीन खरिया, मस्कारा, इट इज कॉस्मेटिक फॉर डार्कनिंग, मस्कारा हम सभी लेडीज जानते हैं, उससे भी बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है। फेस क्रीम, चेहरे पर लगाने वाली जो क्रीम होती है उससे भी एलर्जी होता है। नेल वैनिस, नेल पॉलिश, आफ्टर शेव लोशन एंड डेंटल मटेरियल, दांत में लगाए गए पदार्थ, जैसा कि बताया कि दांत की कैविटी को हील करने के लिए जब हम उसमें कुछ फील करते हैं, उससे भी लोगों को एलर्जी होती है। जैसे कॉपर, प्लेटिनम, सिल्वर कुछ भी डाला, उससे सेंसिटिव होते हैं, एलर्जी का रीजन हो जाता है। फिर है एमेलगम, पारा मिली हुई धातु, बहुत सारे लोगों में पारा से एलर्जी होती है, और जब ऐसी कंडीशन में अगर थोड़ा भी मात्रा अगर पारा का किसी चीज में है, उसको हमने कंज्यूम किया, तो उससे हमें एलर्जी होती है। यस सर। एक्रिलेट एंड सिंथेटिक मटेरियल मोल्ड बाय एक्रिलिक एसिड। प्लास्टिक्स, पॉलिस्टर, बहुत सारे लोगों में पॉलिस्टर के कपड़े पहनने पर भी उन्हें इरिटेटिंग रैसेज आते हैं या इचिंग की प्रॉब्लम होती है, यही बताया है। फिर है कॉजेज ऑफ एलर्जी ऑफ ओरल कैविटी, मुंह गुहा की एलर्जी का कारण। इसका तो अभी कुछ मैंने बताया, जैसे डेंटल मटेरियल है उसकी वजह से होता है, आरसीटी कराया, ब्रेसेस लगाया, इसकी वजह से भी होता है। फिर इंटरवेनस और इंटरमस्कुलर मेडिकेमेंट्स गिवन, जब किसी पेशेंट को इंटरवेनस या इंटरमस्कुलर इंजेक्ट किया जाता है, दवा इंजेक्ट किया जाता है, ऐसे कंडीशन में भी उनके अंदर एलर्जी उन चीजों से भी हो सकती है जो सीधे हमारे बॉडी में, शिराओं में या पेशियों में पहुंच जाती है मेडिसिन, उसकी वजह से भी एलर्जी होती है। एलर्जीज आर ऑफ्टन कॉज्ड बाय
पिग मीट, एग, फिश, ये एग एलर्जी भी बहुत कॉमन है। फिश, मीट, एक्सट्रैक्ट, मिल्क, फर्टिलाइजर, पोलन डस्ट, अस्थमा, डस्ट की वजह से अस्थमा हो जाता है। इंसेक्टिसाइड्स, वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट, सुअर का मांस, अंडे, मछली, मांस का सत, दूध, खाद, परागकण, धूल, अस्थमा, कीटनाशक, वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट। अभी तक जितना मैंने नाम लिया है सभी हमारे लाइफ के लिए यूजफुल हैं। जो जिसको कंज्यूम करता है वो उसके लिए यूजफुल है। यही चीजें बहुत सारे लोगों, सभी लोगों में एलर्जी नहीं होता है, लेकिन जिनका बॉडी इसके प्रति सेंसिटिव है उसमें यह एलर्जी के फॉर्म में नजर आता है। फिर है व्हाट आर एक्वायर्ड एलर्जीज। अर्जित एलर्जी किसे कहते हैं? एलर्जीज विच आर नॉट इनहेरिटेबल बट inherited but are contract as a result of factors of acting from the originated form outside organism are called acquired allergy। जब बाहर से हमारे बॉडी में किसी तरह से जो हमारे शुरू से हमारे अंदर नहीं है लेकिन बाहर से जब आता है कंज्यूम करने के कारण, तब इसे हम अर्जित एलर्जी कहते हैं या एक्वायर्ड एलर्जी कहते हैं। एक्वायर्ड एलर्जी आर ऑफ्टन प्रिसीडेड बाय इम्पेयरमेंट ऑफ लिवर। यह हमारे लीवर के फेलियर का भी रीजन होता है और ऐसे कंडीशन में हम इस कंडीशन में हम लिवर 3 को हम ट्रीट करते हैं। उपार्जित और अर्जित एलर्जी उसे कहते हैं जो जन्मोत्तर हुई है, जन्म के बाद हुई है और वंशानुगत नहीं है, हेरिडिटरी नहीं होती है। फिर एलर्जी के प्रकार। एलर्जीज में बी 3 टाइप्स, 3 तरह की एलर्जी होती है। जैसे एंटीबॉडी मेडिकेटेड एलर्जी, प्रतिरक्षी जनित एलर्जी। दूसरा है सेल मेडिकेटेड एलर्जी, कोशिका जनित एलर्जी। तीसरा है मिक्स एंटीबॉडीज और सेल मेडिकेटेड एलर्जीज। तो पहले पॉइंट को हम देखते हैं। एंटीबॉडी मेडिएटेड एलर्जीज, प्रतिरक्षी जनित एलर्जी। These type of allergies are caused immediately within minutes to exposure to an allergen। कहने का मतलब जब हम कोई ऐसी चीज जिसके प्रति हम सेंसिटिव है और हमारे अंदर गई और विदिन 1 सेकेंड के अंदर 1 मिनट के अंदर हमारे बॉडी में रिएक्शन नजर आता है, तो यह एलर्जी जो हमारी होती है यह टाइप 1 कैटेगरी में आएगी और ये इससे हम कहेंगे कि ये मतलब एक्यूट एलर्जी के टाइप में आएगी। दिस इज एक्यूट टाइप एलर्जी। दिस टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूडेड फूड एलर्जी, जैसे हमने कुछ खाया और उसके बाद हमारी बॉडी में एलर्जी हुआ। चाइल्डहुड एंजाइम्स, बचपन की एलर्जी जनित खुजली। बचपन, सर ये मैं भी नहीं समझ पाई, बचपन की एलर्जी जनित खुजली इसका क्या मतलब हुआ सर? अब ये तो हम लोग खुद ही में बहुत टाइप बता रहे हैं। चाइल्डलेस एंजाइम, कुछ एंजाइम होते होंगे जो बच्चों के लिए पहले शुरुआत में काम करते होंगे, उन्हीं से अगर एलर्जी हो गई तब। अगर वही जो एंजाइम है जो उसका काम करना है कि केमिकल रिएक्शन को ठीक करना, तेज करना, उसी से एलर्जी हो जाए तो केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगा। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, क्या ये हम जैसे लैक्टोजेनिक एंजाइम ही होता है जो हमारी बॉडी में काम करता है? तो अगर लैक्टोजन, जैसे दूध से लैक्टोजन मिलता है हमको, जो हमें बाय बर्थ मतलब हमें मदर मिल्क से मिलता है, लेकिन लाइक मैं खुद एक लैक्टोजन एलर्जिक हूँ, तो वो एक एंजाइम ही होता है जो हमारे अंदर जाता है। तो आई थिंक इसमें वो बचपन से ही आता है और बच्चों को लैक्टोजन से एलर्जी होती है। तो मुझे खुद को रही है ये एलर्जी, तो वो कहा जाता है कि ये बाय बर्थ है। तो आई थिंक इसमें इसी को बोलते हैं चाइल्डहुड एंजाइम। शुरुआत में ही बच्चे कहाँ पी पाते हैं दूध, उनको अलग से वो जो मार्केट में मिलता अलग से उनके लिए ऑर्डर करना पड़ता था, वो पी पाते हैं। वो लोग सोयाबीन मिल्क लेते हैं सर, फिर वही तो मतलब उनके लिए अलग। तो ये वही एलर्जी है जो मतलब कहाँ से आई, ये पहले जन्म, पूर्व जन्म का जिसको कहना चाहिए ना, प्री हेवन एलर्जी है ये, चाइल्डहुड में ही। मतलब अभी तो उसने जन्म लिया, अभी उसको दूध पीने का उसको समय था, अब वो बाहर के कोई चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग वही वाले बोलेंगे। लेकिन ये एलर्जी भी किडनी या आयुर्वेद में ग्रह का उपचार, और या फिर एलर्जी वाला ये भी इन एडिशन टू एलर्जी। ठीक है सर, सॉरी। उसके बाद है फीवर, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया था। परागत ज्वर जो अगस्त सितंबर के समय में घास फूस के सड़ने से होता है। इसमें आंख नाक से स्राव आते हैं और छींके भी साथ साथ आती है।
ये एस्टिंग्सिक अस्थमा और एलर्जिक अस्थमा होता है। इसकी वजह से एलर्जिक अस्थमा की शिकायत होती है। एलर्जी जनित सांस रोग यह कहलाता है। फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ एबव एलर्जीज। एलर्जिक रिएक्शन कॉज वासोडाइलेशन। वासोडाइलेशन का अभी हम इस एलर्जी में बहुत बार चर्चा सुनेंगे, जिसकी वजह से इसका मतलब हुआ कि रक्त वाहिनियों का फैलाव, हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं उसमें फैलाव एलर्जी की वजह से हो जाती है, जिसकी वजह से हमें हमारे बॉडी में रैसेज नजर आते हैं। लीडिंग टू स्किन रैसेज, चर्म के दाने हमें या रैसेज नजर आते हैं। एलर्जिक रिएक्शन कॉजेज इंक्रीज परमेबिलिटी, पर हमारे सेल्स की जो परमेबिलिटी होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं, और ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स लीडिंग आइदर टू लोकल स्वेलिंग, जिसकी वजह से एडिमा हो जाता है, और इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, श्लेष्मिक झिल्ली। मतलब ये उसके जो इंक्रीज कर देती है परमेबिलिटी को, या उसके ये म्यूकस मेम्ब्रेन को थिन कर देती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी पर इचिंग या रैसेज नजर आता है। एलर्जिक रिएक्शन causes smooth mucus contraction leading to the either difficulty in breathing or disturbance of intestinal function। जैसा कि बताया, इंटेस्टाइनल फंक्शन में भी एलर्जी की वजह से प्रॉब्लम आती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन लाइक पेनिसिलिन बाय इंजेक्टेड कॉज generalized whole body vasodilation leading to the severe hypotension and contraction of the smooth mucus muscular in the respiratory tract causing acute breathing difficulties। जैसा कि बताया कि जनरली एलर्जी की वजह से या तो हमारे बॉडी में रैसेज आती है, इचिंग आती है, या सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो यह यहाँ पर यही बताया गया है। अ वाइड स्प्रेड स्किन रैसेज में ऑल्सो अपीयर, रैसेज भी अपीयर होते हैं। When unmatched blood is administered, that time it causes inflammation and local damage like glomerulonephritis and rheumatoid arthritis। जब किसी में अनमैच्ड ब्लड चढ़ा दिया जाता है तो ऐसे कंडीशन में भी उसकी बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा, और उसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब ये किडनी की प्रॉब्लम है, जिससे कि किडनी के डैमेज होने का डर होता है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम उसमें देखी जाती है। दूसरा टाइप है सेल मेडिएटेड। ये कारण है जिसकी वजह से हम लोगों ने इसका नाम, जो डॉक्टर वाल ने नाम रखा है, एलर्जी और वैस्कुलर डिजेनरेशन। देखिए वैस्कुलर की बात है ना, जब भी कहा उन्होंने कि एलर्जी की वजह से वैसोडाइलेशन भी हो सकता है, यानी वैसोडाइलेशन जब कर रहा है इसका मतलब कि वैस्कुलर डिजेनरेशन, डिजेनरेशन माने दोनों चीजें हैं, आपको फैलाव भी हो सकता है और मतलब जो काम फंक्शन करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन या वैसोडाइलेशन दोनों एक उसमें आ गए। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम जो है एलर्जी वैस्कुलर डिजेनरेशन कहा गया है। चलिए आगे। फिर है दूसरा सेल मेडिएटेड रिएक्शन। दीज एलर्जी रिएक्शन अपीयर ओवर द पीरियड ऑफ 24 to 48 आवर। अभी जो पहला हमने कंडीशन पढ़ा था उसमें विदिन मिनट में होता था, और दूसरा कंडीशन है उसमें जो एलर्जी हमारी बॉडी में शो करता है, एलर्जी की वजह से सिम्टम शो करता है, वो 24 आवर से 48 आवर तक शो करता है। इसमें इंट्रासेल्युलर माइक्रोबायोम्स आर कॉज्ड ट्यूबरकुलोसिस, मिजल्स, मम्स एक्सेट्रा। इसमें जो ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम हो, मिजल्स हो, मम्स हो, 24 आवर से बॉडी के सेंसिटिविटी की वजह से 24 to 48 आवर में शो करते हैं। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन में कॉज स्मॉल पॉक्स, अगर किसी को स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन से कोई प्रॉब्लम हो तो ये प्रॉब्लम उसके बॉडी में 24 आवर से 48 आवर में शो होगा। सम मेटल्स एंड केमिकल कंबाइंड विद द प्रोटीन ऑफ द स्किन एंड मे कॉज एलर्जिक कॉन्ट्रैक्ट डर्मेटाइटिस। जब हमारे बॉडी में किसी केमिकल को इंजेक्ट किया जाता है या मेटल्स की वजह से जब हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे समय में जो स्किन में जो प्रॉब्लम दिखती है वो 24 आवर से 48 आवर में शो होगी। तीसरा कंडीशन है मिक्स एलर्जिक रिएक्शन। ये है डिस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडीज ओन सेल्स कॉज मिक्स एलर्जिक रिएक्शन। हमारी बॉडी के जो अपने सेल हैं उन्हीं में जब वही हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाते हैं, तो ऐसे समय में जो रिएक्शन एलर्जी होती है उसके बारे में बताया गया है। इसमें है सेल्फ एंटीजन इन थायराइड में कॉज्ड हैसीमोटोर थायरोटाइटिस। थायराइड की बीमारी का एक टाइप है। इसकी वजह से क्या है, सेल्फ एंटीजन ही थायराइड की वजह से ही अपने बॉडी को जो हार्म होता है
उसके बारे में कहा गया है। सेल्फ एंटीजन इन स्टमक में कॉज एडिसियोनियन परनिकस एनीमिया। यह स्टमक की पर्निशियस एनीमिया, एडिसन वाला जो था पर्निशियस एनीमिया, इसमें स्टमक की लाइनिंग में जो प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से जो बॉडी में एनीमिया होता है उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। सेल्फ एंटीजन इन कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड में कॉज एडिसन डिजीज। फिर है सेल्फ एंटीजन इन पैंक्रियाज में कॉज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। सेल्फ एंटीजन इन जॉइंट विद साइनोवियल मेम्ब्रेन में कॉज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। साइनोवियल मेम्ब्रेन में जब प्रॉब्लम आती है किसी चीज की एलर्जी की वजह से, तो ऐसे कंडीशन में रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट के अंदर नजर आते हैं। उसके बाद जैसे कि हे फीवर के बारे में बताया, यह भी एलर्जी की वजह से होता है। उसमें उसके मेन सिम्टम है राइनोहरिया, एक्सेसिव वाटरी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नोज, नोज से रनिंग नोज होना, नोज से पानी का लगातार बहते रहना, रेडनेस ऑफ आईज एंड एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ टीयर्स। फिर है कॉज ऑफ हे फीवर। हे फीवर की वजह से किस वजह से होता है यह बताया गया। पॉलन की वजह से होता है। माइटिस इन पिलो फेदर, तकिए की जूं, ये नॉर्मल चीज नहीं है, फिर भी इसकी वजह से होता है। एनिमल डेंटर्स, पशुओं की चर्म पपड़ी से। दिस सब्सटेंस कॉज वैसोडाइलेशन, रक्त वाहिनियों का फैलाव होता है, जैसा कि एलर्जी का सिम्टम भी हमने देखा था। इंक्रीज्ड परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरीज वाल्स। फिर है हाइपर सिक्रेशन बाय ग्लैंड्स, ग्लैंड के द्वारा ज्यादा सिक्रेशन होता है, जैसे कि आंसू निकलते हैं या रनिंग नोज हो जाता है। स्वेलिंग ऑफ टिश्यूज, स्वेलिंग ऑफ टिश्यूज होने की वजह से जहां इन्फ्लामेशन होता है वहां पर हल्का सा वहां उभार भी नजर आता है। फिर है हाइपर सेंसिटिव टेंड्स टू रन इन फैमिलीज, मतलब बहुत सारे लोगों में फैमिलीज में जो होता है, जेनेटिकली भी होता है एलर्जीज किसी चीज से, उसके बारे में बताया गया है। फिर है एलर्जिक अस्थमा और एटोपिक अस्थमा और एक्सटिंक्ट अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा अकर्स इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट। मेन सिम्टम है इसके ब्रीदिंग ट्रबल ड्यू टू द एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन की वजह से जब ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो हमने जनरली सुना भी कि अस्थमा जनरली ये जेनेटिक भी होता है। तो उसके बाद है कॉजेज ऑफ एलर्जिक अस्थमा, हाइपर सेंसिटिव ऑफ फॉरेन प्रोटीन। फॉरेन प्रोटीन मतलब बाहरी प्रोटीन की वजह से, जो हमारे बाहर से ली जाने वाले प्रोटीन की वजह से जो बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, इसकी वजह से होता है। पॉलन, डस्ट कंटेन माइट्स फ्रॉम कारपेट, कारपेट के ऊपर जो धूल में जो जू होता है उसकी वजह से भी होता है। फेदर पिलो, तकिए में जू का होना। एनिमल डेंटर्स, फफूंदी की वजह से, तभी हम फफूंदी लगी हुई चीजों को अवॉइड करते हैं, उसकी वजह से भी एलर्जी होता है। अटैक ऑफ एलर्जिक अस्थमा बिकम्स लॉस फ्रिक्वेंट एंड लॉस सीवियर विथ एज। यह भी कहा जाता है कि ये एलर्जी जनरली एक जैसी नहीं होती है, कभी कम और कभी ज्यादा भी ह्यूमन बॉडी में होती रहती है। द एवर रेफर्ड सब्सटेंस कॉज वैसोडाइलेशन एंड इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी वाल्स। यह ऊपर वाले बात को ही रिपीट किया है यहाँ। हाइपर सिक्रेशन बाय ग्लैंड्स एंड स्वेलिंग ऑफ टिश्यूज। फिर है एलर्जिक एल्वोलाइटिस, इट इज कॉज्ड बाय इनहेलिंग मटेरियल्स contaminated by models and fungi. Multicellular fungus appears as layer of on organic substance. फिर है एलर्जिक एल्वोलाइटिस may of following these types: farmers lungs, Bagsosians. Cause of disease: moldy फफूंदी डिजीज है, एल्वेली की है ना, एल्वेलिस की है, लंग डिजीज के उसमें है। यस सर। मोल्डली हे, फफूंदी लगी घास। मोल्डली शुगर पेस्ट, फफूंदी लगी चीनी या पेस्ट, अगर उसको हम कंज्यूम करते हैं तो इसकी वजह से ये सारी चीजें हो सकती है। फिर बर्ड हैंडर्स लंग, न्यूमोनिया का एक टाइप है जिसकी वजह से लंग्स हमारा अफेक्टेड होता है। कॉज ऑफ डिजीज: मोल्ड ऑफ बर्ड ड्रॉपिंग, जब बर्ड्स की ड्रॉपिंग उनकी मतलब उनके पॉटी से जो ये होता है इन्फेक्शन होता है या एलर्जी होती है, इसके बारे में बताया गया है। फिर है माल्ट वर्कर, कबूतरों से बहुत होता है, कबूतरों से। यस सर, इसीलिए कबूतरों को अभी 2-4
नोएडा में डेथ हो गई है उनकी। बिल्कुल सर, इसीलिए कबूतर को, पिजन्स को बहुत ही हार्मफुल बर्ड माना जाता है। माल्ट वर्कर लंग्स कॉज ऑफ डिजीज मोल्डी बार्ली। बार्ली में जब फफूंदी लग जाती है, शुगर की फफूंदी, दूसरी है बार्ली की फफूंदी की वजह से ये बीमारी होता है। और इसके जो सिम्टम्स आते हैं वो है एल्वुलर वॉल बिकम थिक। जो हमारा एल्वुलर वॉल है, लंग्स का जो वॉल है वो थिक हो जाता है। देयर इज प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस होता है वो प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ते ही जाता है। इट लीड्स टू द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अस्थमा की बात है तो फेफड़े की बात आएगी, और ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन का रीजन होता है। राइट साइड हार्ट फेल्योर, राइट साइड के हार्ट के फेल्योर का भी कारण होता है। फिर आगे है रेमेटाइटिक अर्थराइटिस। रेमेटाइटिक फीवर इज एन ऑटो इम्यून डिजीज अकरिंग 2 or 4 weeks आफ्टर थ्रोट इन्फेक्शन। थ्रोट इन्फेक्शन के 2 or 3 वीक अगर कंटिन्यू रहा तो उसके बाद ये रेमेटाइटिक फीवर के रूप में, और उसके बाद फिर रेमेटाइटिक अर्थराइटिस के रूप में आता है। चिल्ड्रेन एंड यंग एडल्ट्स आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। जनरली इसमें चिल्ड्रेन और यंग एडल्ट्स अफेक्टेड होते हैं। आफ्टर दिस एक्यूट फेज दिस मे बी permanent damage of the heart valve. Eventually it may lead to the disability and possibly cardiac failure. कार्डियक फेलियर का यह कारण बनता है। एस्टेनोसिस एंड इनकम्पेटेंस ऑफ मिट्रल एंड एरोटिक वाल्व्स टेक प्लेस। इसकी वजह से एरोटिक वाल्व और मिट्रल वाल्व भी फेलियर हो सकते हैं। ट्राइकस्पिक वाल्व इज समटाइम्स अफेक्टेड एंड द पल्मोनरी वाल्व इज रेयरली अफेक्टेड। फिर है दिस द पेरिकार्डियम में बिकम्स इनएलास्टिक। मतलब पेरिकार्डियम जो होता है वो स्टिफनेस उसमें आ जाता है, मतलब उसमें लचकदार वो नहीं रह जाता है, फ्लेक्सिबल नहीं रह जाता है। द फंक्शन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ हार्ट में बी रिड्यूस्ड। इट लीड टू रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट। इसकी वजह से ढंग से जो कार्डियक आउटपुट है उसमें कमी आती है, सही ढंग से वो फंक्शन नहीं कर सकता है। बोथ रेमेटाइटिक फीवर एंड इट्स आफ्टर इफेक्ट एज रेमेटाइटिक आर्थराइटिस, heart valve stenosis and inelasticity of pericardium caused by treated in via the allergic and vascular degeneration meridian। कहने का मतलब ये जो रेमेटाइटिक फीवर और आर्थराइटिस, इस सब का इलाज हम एडी मेरिडियन को ट्रीट करके कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि डॉक्टर बॉल के अनुसार जो 5 पॉइंट्स दिए गए हैं उसका लोकेशन कहाँ है हमारे बॉडी में, और उसको किस तरह की बीमारी में हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला है AD1। जैसा कि हमने बताया कि मिडिल फिंगर में अल्नर साइड से है, और AD1 का पोजीशन है हमारे नाखून के ऊपर, हमारे नाखून के ऊपर है मिडिल फिंगर में, और है यह MP मेजरमेंट पॉइंट है एलर्जी ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का इसकी वजह से इससे हम ट्रीट करते हैं। इसमें आता है बगल में। सॉरी सर, ये नाखून के ऊपर कैसे हो सकता है? नाखून, हाँ सर, नाखून के ऊपर मैंने भी एक बार पूछा था सर से, नाखून के ऊपर ही इसमें मैग्नेट लगाते हैं। और जहां तक मुझे पता है, सॉरी सर, इन्होंने यांग बॉर्डर नहीं देखते इसमें क्या? नाखून के कॉर्नर में लगा, बॉर्डर लगा दीजिए। नाखून के ऊपर में लगाते हैं सर, नाखून के ऊपर में मैग्नेट लगाते हैं। नहीं, नाखून के ऊपर नहीं, साइड में लगाइए, साइड में लगने चाहिए, इंडिया बॉर्डर पे साइड में जगह में लग जाएगी। स्किन है तो सर मैंने एक बार एक्चुअल में जो है नाखून के ऊपर ही मैडम ठीक बोल रही हैं, क्योंकि जब पिक्चर में भी नाखून के ऊपर दिया, अगर साइड में होता तो साइड में ही देते हैं, जैसे बाकी पॉइंट दिए जाते हैं साइड में। मैंने एक बार किसी सर से क्लियर किया था सर, तो उन्होंने बताया कि नाखून के ऊपर में ही लगेगा, और जनरली ये मेरिडियन, ये पॉइंट सेलेक्ट होते हैं। मैम दोनों उंगलियों पे, दोनों हाथों की उंगलियों पे लगाना पड़ेगा? हाँ, दोनों हाथों, बायलैटरल है ये। ठीक है, थैंक यू। और ये पॉइंट को मैंने कंफर्म किया था। देखिए, इसको साइड में अगर आप लगाएंगे तो भी कोई फर्क, क्योंकि मेरिडियन तो यहीं जा रही ना, नाखून के ऊपर आप लगा भी देंगे, हड्डी चूंकि इससे टच नहीं कर रही ना, हड्डी यहाँ से भी नहीं टच, साइड से भी टच नहीं करेगी, तो हड्डी के बगल में आप लगा देंगे तो भी उनका मेरिडियन का पॉइंट वही है। कोई आवश्यक नहीं कि आप वहीं पे लगाए ऊपर, वो तो डिस्प्ले के लिए दिया हुआ है कि नाखून के इस जो नीचे सतह पर है वहां पर इसका मेरिडियन है,
साइड में, और इन यांग बॉर्डर पर है। तो उसका कंसेप्ट वही है। इस कंसेप्ट में हम लोग केवल आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट तो वही है कि इन यांग बॉर्डर पर है। तो आप वहां भी लगा देंगे, नाखून के ऊपर भी लगा देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, और नाखून के साइड में लगाएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही चीज है, कंसेप्ट एक तो ही मैं इसलिए कह रही हूँ ना कि मैंने किसी सर से पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा है किन से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि नाखून के ऊपर आप लगा, मतलब टेप से उसको अप्लाई कर सकते हैं। सुधा मैडम बिल्कुल एग्रीड। मैं उस आप नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली इसके संबंध में कोई रिटर्न किसी ने कहीं पढ़ा नहीं है। वर्चुअली क्या है, ये जो नाखून बनाएंगे तो चित्र कहाँ बनाएंगे, चित्र तो हमेशा ऊपर ही ऐसे दिखाएंगे, अंदर तो दिखा नहीं सकते। साइड में इन यांग बॉर्डर साइड में है, तो नाखून के अगर ऊपर लगाएंगे तो भी अल्टीमेटली वो टच भले न करे, लेकिन वो असर वही देगा, और साइड में लगाएंगे तो आपके स्किन से टच करेगा ना, क्योंकि आप देखिए ना हड्डी जस्ट उसके अंदर है थोड़ा सा, तो यहाँ पर हड्डी टच नहीं कर रही है, आगे तो टच कर रही है लेकिन यहाँ पे नहीं टच कर रही है। आप टच करके देखो, तो वहां भी लगा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ दोनों सही है, दोनों सही है, ऐसा मत सोचिए कि एक ही सही है, दोनों सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का असर तो एक 6 ही जैसा पॉइंट होगा है क्या? सर, ये तो 6 पॉइंट है, उसमें बोला गया 5 पॉइंट है, पर इसमें 6 पॉइंट है। ऐसा है, मैम ये देखिए ऐसा है, एडी को ना डिवाइड किया है, उसमें 1 2 3 6 ऐसा है, पहले समझ लीजिए। जब ये किताबें लिखी जा रही थी, तो किताबें मान लीजिए उन्होंने 5 पॉइंट पहले डॉक्टर वॉल ने कहा, डॉक्टर वॉल का कोई रिसर्च चल रहा था पहले, समझिए 1A 1B 1C जो दिया हुआ है यही कंसेप्ट है। डॉक्टर वॉल रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने एक पॉइंट नया खोज दिया मान लीजिए, तो क्या करेंगे उसको? पहले किताब तो छप गए तो 5 हो गए, आप 6 कर लो, आप उसको काट दो ना। ऐसा उसमें किताब पर मत कमेंट करो, आप 6वां नंबर लिख दो, आपका 6 तो है पूरा, 6 लिख दो। हाँ लगा सकते हैं ना, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं 6 लिखिए, लगाने 6 लिखिए, अपनी किताब में करेक्शन कर लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, करेक्शन तो करना है। हाँ सर, हाँ बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है जी। चलो मैडम, ठीक है सर जी। तो AD1 के बारे में, एलर्जी ऑफ द स्किन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, पैर के चर्म में जब एलर्जी हो जाती है तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। एलर्जी ऑफ स्किन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन, पेट के ऑर्गन की चर्म की एलर्जी में भी इसको हम यूज करेंगे। एलर्जी ऑफ स्किन ऑफ माइनर पेल्विस, तल, पेट या पेरू के चर्म की एलर्जी में भी इसको हम यूज करेंगे। एलर्जी ऑफ द स्किन ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ बैक, नीचे की पीठ की चर्म में जब एलर्जी हो जाए तो ऐसे कंडीशन में भी हम AD1 को यूज कर सकते हैं। एलर्जी ऑफ द वेसल्स ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के नीचे के भाग के रक्त वाहिनियों की एलर्जी में जब एलर्जी हो जाए तो ऐसे कंडीशन में इसको हम यूज करेंगे। और इसमें स्पेशल नोट लिखा है, एलर्जिक आमाशय विकार या गैस्ट्रोपैथी में इस बिंदु पर उपचार देंगे। गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम जब होगी एलर्जी की वजह से तो इस बिंदु पर हम स्पेशली उपचार जरूर देंगे। फिर है आंतों की एलर्जी, एलर्जिक इन इंटेस्टाइनल ट्रैक में जब एलर्जी है इसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो तो ऐसे में जब एलर्जी कोलाइटिस हो, बड़ी आंत में प्रदाह हो तो इस बिंदु पर हम उपचार देंगे। पेशाब और जननांगों की एलर्जी, एलर्जीज ऑफ यूरिनरी ट्रैक एंड जेनाइटल ऑर्गन के उपचार का यह खास बिंदु है। AD1 AD1B। फिर है एब्डोमिनल ऑर्गन से नीचे जितने भी जा रहे हैं आपका, नीचे के सारे भागों के लिए इसको आप AD1 को यूज करिएगा। ठीक है, ठीक है सर। फिर दूसरा पॉइंट है AD1A, मेजरमेंट पॉइंट ऑफ एलर्जिक इरिटेशन ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, स्वसंचालित स्नायु तंत्र, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की एलर्जी के उपचार का भी यह स्पेशल बिंदु है। तीसरा पॉइंट है AD1B, CMP ऑफ एलर्जी प्रोसेस थ्रू आउट द बॉडी। CMP अगर है तो इसमें पूरे बॉडी को कवर करेगा ही, तो ऐसे कंडीशन में संपूर्ण शरीर की एलर्जी की जांच का एवं उपचार का यह एक नियंत्रक बिंदु है। इसको सब में यूज करना, हाँ सब में यूज करना इसको किसी भी तरह की एलर्जी में हम बॉडी के किसी भी पार्ट में हो इसको CMP पॉइंट को हम यूज करेंगे। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास AD1C, यह है
SMP point, summation measurement point of arterial and vascular sclerosis. धमनी और शिराओं में आई रुकावट एवं काठिन्य का यह summation measurement point है. Dr. Wall discovered that many lateral micro irritants in the long run cause vascular degeneration and arterial disorder. डॉक्टर वॉल ने अपने खोज में पाया कि बहुत से प्रक्षन्न सूक्ष्म उपसर्ग और क्षोभक लंबी अवधि के बाद रक्त वाहिकाओं का अपजनन, क्षय एवं धमनी काठिन्य एवं रुकावट आदि के कारण होते हैं और इन क्षोभकों का उपचार एलर्जिक मेरिडियन पर करने से धमनी काठिन्य आदि ठीक हो सकते हैं. कहने का मतलब अगर एलर्जी के बॉडी के किसी भी पार्ट में एलर्जी के कंडीशन में इस पॉइंट को हम यूज करेंगे तो वहां इफेक्ट अच्छा आएगा. स्पेशल नोट, टू ट्रीट आर्टेरियल स्क्लेरोसिस फर्स्ट ट्रीट एलर्जी. आर्टेरियल स्क्लेरोसिस अगर हम समझ जाते हैं कि पेशेंट में आर्टेरियल स्क्लेरोसिस है तो ऐसे में फर्स्ट में हम इसको एलर्जी को ट्रीट करेंगे. काठिन्य, धमनी काठिन्य तथा रुकावट का उपचार पहले एलर्जिक मेरिडियन पर हम करेंगे. उसके बाद है इनिशियल डैमेज टू इंटरनल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड आर्टेरियल स्क्लेरोसिस. इंटरनल डैमेज ऑफ इंटरनल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर में जो इंटरनल लाइनिंग होती है अगर उसमें प्रॉब्लम आती है जिसको कि हम आर्टेरियल स्क्लेरोसिस कहते हैं, ऐसे कंडीशन में भी हम इस पॉइंट को यूज करेंगे. आर्टरीज कितनी ब्लॉक्ड हैं जांचने के लिए तथा उसके उपचार के लिए इस बिंदु पर उपचार दें. फिर है आर्टरी स्क्लेरोसिस इज ए प्रोग्रेसिव degenerative condition of the walls of arteries. It is associated with the aging and is accompanied by the hypertension, loss of elasticity, increases systolic blood pressure and pulse pressure. Pulse pressure is the difference between systolic and diastolic pressure in small arteries. The narrowing of the lumen increase peripheral resistance of the blood pressure. Ischemia of the tissue supplied by the affected arteries may occur. It may cause gangrene, which is the serious of the patient with diabetes mellitus. फिर है मैडम आर्टरीज का ब्लॉकेज का जो बताया आपने, यस सर, कितनी ब्लॉक है वो ट्रीटमेंट देने से कैसे मालूम पड़ेगा? क्या जी दर्शन जी, जैसे आर्टरीज कितनी ब्लॉक्ड है जांचने के लिए तथा उसके उपचार के लिए? नहीं, देखिए हमारे पास जो ये है कंसेप्ट, तो ये कंसेप्ट प्योर पेन के आधार पर हम लोग मानते हैं. वो कह रहे हैं कि AD1C पर अगर आप उपचार देंगे तो आपको धीरे धीरे जब पेन कम होने लगेगा. तो हमारे पास अभी कोई वो डॉक्टर वॉल है ना, डॉक्टर वॉल के पास एक वो था इंस्ट्रूमेंट, हम लोग पढ़ा ना पहले, डर्मेट्रॉन. तो हम वो वहां पर AD1C पे जब आप करेंगे तो वो डर्मेट्रॉन बताएगा. तो वो डॉक्टर बॉल कर रहे हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो डॉक्टर बॉल के उस इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं कर रहे हैं बाय द वे ना. अगर हम करते होते तो AD1C में हम देखेंगे तो वो इंडिकेटर बता देगा कि हमारा 50 है, 80 है. तो जैसे बताएगा उतने हिसाब से हम समझ जाएंगे कितना हमारा है. है ना, याद करिए ना उसमें कंडीशन दिया था पहले. उसमें था इंडिकेटर था. यस, तो उसमें इंडिकेटर ड्रॉप है. इंडिकेटर ड्रॉप भी है. वो 50 से मान लो कह रहा 50 to 60 नॉर्मल है, उससे कम हो रहा, अधिक हो रहा तो वो इन्फ्लेमेशन कंडीशन बता रहा है या डिजेनरेटिव बता रहा है. तो डिजेनरेटिव है तो कम हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, और इन्फ्लेमेशन है तो बढ़ जाएगा. तो वो कह रहे हैं. लेकिन हमारे पास कोई तरीका नहीं, तो हम इस पे पेन के आधार पर हम उसको टच करेंगे. पेन हो रहा, अगर हमने लगाया और धीरे धीरे हमारा पेन कम हो गया तो हम लोग मानेंगे कि वो हमारा ठीक हो रहा है, ब्लॉकेज ठीक हो रहा है. यस, ओके, थैंक यू. ठीक है सर. Senile arterial sclerosis affects elderly people. There is a progressive loss of elasticity and reduced arterial lumen. आर्टेरियल जो लाइनिंग होती है या वॉल होता है उसमें जो इलास्टिसिटी कम हो जाती है उसके बारे में बताया गया है. इट कॉजेज सेरेब्रल आइसेमिया एंड लॉस ऑफ मेंटल फंक्शन. ब्रेन में जब खून की सप्लाई में जब कमी आ जाती है तो ऐसे कंडीशन में बोलते हैं सेरेब्रल आइसेमिया, और एंड लॉस ऑफ मेंटल फंक्शन के केस में इसको यूज करते हैं. देयर मे बी हाइपरटेंशन आल्सो, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन भी हो सकता है. यानी AD1C इज सो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप इसको जो है
अब ये देखने के लिए कि आपकी जो आर्टरीज के आर्टरी वॉल में इलास्टिसिटी कम हो रही है, अधिक हो रही है, आप AD1C को ट्रीट करेंगे। आप मेथी तो लगाइए, आप समझ रहे हैं। AD1B आप टच करेंगे, AD1C आप टच करिए, तो आर्टीरियल स्क्लेरोसिस जो है वो ठीक हो जाएगा। धमनी में, आर्टीरियल में, वेनस में कहीं का आप एसिडिटी कम हो रही होगी वो ठीक हो जाएगी। और प्लस आप जो है और जो आर्ट देना चाहते हैं जिस लेवल पर, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि पूरे बॉडी में, मान लीजिए तो बॉडी में आर्टरीज पूरी बॉडी में है, तो आप AD1, 1B, 1C, AD1, AD2, AD3 तीनों पांचों में लगा दीजिए पॉइंट। क्या लगा देंगे? मेथी लगा दीजिए, मेथी लगा देंगे सर। ठीक। तो आपको कंसेप्ट में भूलिए, वो कह रहे हैं कि AD1C और AD1B CMP पॉइंट, फर्स्ट यूज CMP पॉइंट। नंबर 3 क्या ये है, फर्स्ट यूज CMP पॉइंट, क्योंकि CMP पॉइंट वो क्या है, पूरे ऑर्गन को बैलेंस करेगा जहां भी लगा रहे हैं। नंबर 2 यू इन केस में AD1C, क्यों? क्योंकि हमको तो मालूम हो जाए कि क्या आर्टीरियल कोई पॉइंट है। अगर वो लग रहा तो हमारा डॉक्टर वॉल की बहुत बड़ी खोज है ये कहीं आपको एलोपैथ कोई नहीं बताएगा कि एलर्जी की वजह से आपका ये भी हो सकता है, कभी नहीं बताएगा। आप पूछ के देखिए कि डॉक्टर साहब क्या एलर्जी की वजह से भी हमारा ये हाइपरटेंशन हो सकता है, कहीं क्या बात कर रहे हैं आप। ये उन्होंने शोध में कहा, वो भी एलोपैथ डॉक्टर थे। तो ये दो, फिर तीसरा आप क्या कर सकते हैं, तीसरा वन लगा दीजिए, 2, क्योंकि यहां से यहां तक है ना आर्टरीज तो फैली हुई है, 1, 2, 3 तीनों में लगा दीजिए, तो 5 पॉइंट हो गए आपके पास। चलिए ठीक है सर। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास AD2 MP, मेजरमेंट पॉइंट एलर्जीज ऑफ अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग ऑर्गन ऑफ, शरीर के ऊपरी भाग में जब एलर्जी की शिकायत होगी तो ऐसे समय में हम CMP के अलावा AD2 का भी यूज करेंगे। इसमें है शरीर के ऊपरी भाग की एलर्जी, जिसमें शामिल है एलर्जी ऑफ चेस्ट एंड थ्रोट, जो जनरली हमें सर्दी और खांसी के टाइम, अस्थमा के टाइम में नजर आता है। एलर्जी ऑफ स्किन ऑफ चेस्ट, छाती के, बता दीजिए सुधा मैडम, बता दीजिए थ्रोट। देखिए थ्रोट की भी एलर्जी है तो इसी से कवर होगी। यानी दूसरा जो पॉइंट आ रहा है एब्डोमेन, हम लोगों ने पहले क्या कहा था कि जो एब्डोमेन वाला है, एब्डोमेन वाले के ऊपर जो है सारी चीजें हमारी आ रही गले तक। ये पॉइंट क्वेश्चन आता है कि अगर थ्रोट की एलर्जी को दूर करना हो तो किस पॉइंट को यूज करें, तो आप कौन सा पॉइंट बोलेंगे? AD2 AD2 सर। यस, तो वही मैं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएंगे तो आप उसमें भूल जाएंगे। चेस्ट एंड थ्रोट दोनों कह रहा है कि वो चेस्ट नहीं कह रहा, वो कह थ्रोट तक कह रहा, पूरा तक। आगे चलिए। ठीक है सर। फिर एलर्जी ऑफ स्किन ऑफ चेस्ट, छाती के चर्म की एलर्जी अगर होती है। एलर्जी ऑफ अपर पोर्शन ऑफ बैक, पीठ के ऊपरी भाग की एलर्जी। एलर्जी ऑफ नेक, गर्दन की एलर्जी। हाँ, तो नेक बोलिए। थ्रोट और नेक में अंतर हम लोग समझ रहे हैं ना? यस सर। नहीं, आप और लोग बताएं। थ्रोट अंदर का होगा सर, नेक बाहर। हाँ यस, ये हमेशा कंसेप्ट है। तो ये बैक जो है, ये जो बैक वाला है वो आप अलग चीज है, और वो थ्रोट नहीं कहलाता है, वो नेक कहलाता है। तो नेक में हो और थ्रोट में हो, दोनों में हम लोग AD2 का यूज करेंगे। ठीक है सर। फिर एलर्जीज ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, हाथों और बाहों की एलर्जी, ऐसे में हम AD2 को ट्रीट करेंगे। फिर दिस पॉइंट ट्रीट्स एलर्जी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड अस्थमा के केस में भी इस पॉइंट को हम लेंगे। एलर्जिक कार्डिटाइटिस, हृदय प्रदाह की, वो करेंगे। चेस्ट है ना, चेस्ट में। चेस्ट। स्किन एलर्जी ऑफ अपर बॉडी, शरीर के ऊपरी भाग की एलर्जी। स्किन एलर्जी ऑफ नेक एंड नेप, गला और गर्दन की एलर्जी। स्किन एलर्जी ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, बाहों तथा हाथों की एलर्जी। इनहेल्ड एयर एलर्जी कॉज्ड बाय द एनिमल हेयर एंड फेदर्स, एनिमल हेयर और फेदर्स की वजह से जो एलर्जी होगी उसकी कंडीशन में भी हम इस पॉइंट को यूज करेंगे। इनहेल्ड एयर एलर्जी कॉज्ड बाय प्लांट हेयर एंड पॉलेंस, पौधे के बालों तथा पराग के श्वसन में आई एलर्जी। इनहेल्ड एयर एलर्जी कॉज्ड बाय मोल्ड पार्टिकुलरली इन मॉइस्ट इनहेबिटेशन, फफूंद के
से नम वातावरण में आई श्वसन एलर्जी। इनहेल एयर पॉइंट नंबर 2 पे क्यों लिया हम लोगों ने? क्या कहा सर? नहीं आपने तो पॉइंट नंबर 2 में क्यों लिया है इसको? 82 में क्यों लिया है? लंग के साथ। हाँ यस एग्जैक्टली यही, मतलब ऐसे हम लोग, ताकि हमेशा जब वहां प्रश्न आए कोई या कोई पूछे तो हमको भूलना नहीं, क्योंकि इनहेलमेंट का है, इनहेलमेंट में श्वसन, श्वसन माने लंग्स, तो लंग्स और चेस्ट हमने पहले कह दिया तो इसलिए वो भी हो जाएगा जी। ठीक है। आगे इनहेल्ड एयर एलर्जी इज कॉज्ड बाय टारपेंटाइन इंसेक्टिसाइड, कोई भी हो, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा। टारपिन और के श्वसन से आई एलर्जी। इनहेल एयर एलर्जी इज कॉज्ड बाय वुड इम्प्रेग्नेंटेशन मीडिया, जाइलेमोन एक्सेट्रा। कास्ट संतृप्तिकरण द्रव्य के श्वसन से आई एलर्जी। इसके बाद है स्पेशल नोट्स। एलर्जिक अस्थमा में AD2, LU11 एंड LU10D पर उपचार देंगे। यस, ये नोट कर लीजिए, एलर्जिक अस्थमा में AD2 तो आप देंगे ही, AD1B भी देंगे, नोट करिए, AD2 AD1B, इसके साथ साथ LU11 और LU10D, ये वहां से लिया इन्होंने लंग्स मेरिडियन में। ठीक है। विभिन्न प्रकार के एलर्जीज करना पड़ेगा सर, टोन करते हैं। एलर्जी तुरंत होगी तो सिगरेट होगा, एनर्जी बड़ी होगी ना, सिगरेट, ठीक है सर, एनर्जी बड़ी होगी। ठीक है सर। विभिन्न प्रकार के एलर्जीज के उपचार के प्रोटोकॉल, उपचार विधियां अगली पुस्तक में दी जा रही है। फिर है तीसरा नंबर है AD3, एलर्जीज ऑफ द हेड। अब हम ऊपर अपर एक्सट्रीमिटीज में आ गए हैं, नेक के ऊपर। एलर्जीज ऑफ हेड, दिस इंक्लूड एलर्जीज ऑफ स्किन ऑफ हेड, सिर के चर्म की एलर्जी। एलर्जीज ऑफ ऑर्गन ऑफ हेड, सिर की एलर्जी। एलर्जीज ऑफ द नेजल कैविटी, नाक गुहा की एलर्जी। एलर्जीज ऑफ पैरानेजल साइनस की एलर्जी। एलर्जीज ऑफ फेस एंड स्कल, चेहरे तथा खोपड़ी की एलर्जी। एलर्जीज ऑफ द हेयर, बालों की एलर्जी। एलर्जीज ड्यू टू डेंटल प्रॉब्लम ट्रीटेड AD3, LY2 एंड AD1B। फिर है एलर्जी, प्रोटोकॉल दिया है, प्रोटोकॉल दे दिया है AD3, AD1B और LY2, क्योंकि वहां पे नेसल वो डेंटल प्रॉब्लम की वहां पर है ना LY2, इसलिए LY2। ठीक। फिर है एलर्जिक हे फीवर, परागज ज्वर, जिसमें आंख से पानी, नाक से पानी, छींके आना, उसमें हम ट्रीटमेंट देंगे AD2, AD3, LU11, LU10, LU10D और AD1B पर को सिलेक्ट करेंगे। फिर है एलर्जिक राइनाइटिस, नासिका प्रदाह की एलर्जी। एलर्जिक माइग्रेन नामक सर दर्द की एलर्जी। एलर्जीज आप सुनिए, माइग्रेन भी कभी कभी एलर्जिक माइग्रेन होता है, ये आपने सुना हो कभी इसके पहले? नहीं सर, नहीं सुना। माइग्रेन एलर्जिक माइग्रेन भी संभव है, तो कभी कभी माइग्रेन का जब कोई इलाज नहीं सुना तो ये भी करके देखिए। AD3, AD1B, 2 पॉइंट लगाइए। ठीक है सर, है ना, दोनों पॉइंट में आप मेथी लगा दीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है। एलर्जीज ऑफ आईज, एलर्जीज ऑफ आईज। फिर है एलर्जीज ऑफ ओरल कैविटी, मुंह गुहा की एलर्जी। स्पेशल नोट्स है, एक्वायर्ड एलर्जीज आर मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोसीड बाय इम्पेयरमेंट ऑफ लीवर के फंक्शन में खराबी आने की वजह से भी एलर्जी होता है। हेंस ट्रीट लीवर आल्सो इन केस ऑफ एलर्जी है कैसे पता चलेगा? इन सब जगह पे एलर्जी है कैसे पता चलेगा? आपको कोई चीज आ रही है, मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमको खाना खा रहे हैं, हमको तुरंत कफ आने लगता है, आंखों में आंसू आने लगता है, जबकि बगल में कोई बैठा हुआ उसको नहीं आ रहा है, और आप 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, आपको लगा कि हो सकता है कि हमको कोई एलर्जी हो, तो आप AD ये वाले पॉइंट लगा लीजिए। लीवर 3 को भी देखिए, लीवर 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीवर 3
केमिकल हमारा कंट्रोलर है ना, तो वो भी उसको भी कहा गया लीवर 3 की वजह से हो सकता है। तो लीवर 3 के पॉइंट पे लगा दीजिए और AD1 लगा दीजिए, 1B लगा दीजिए। और जहां पर आपको जैसे मुंह में आप खा रहे हैं तो मुंह में क्या लगाएंगे? AD3 सर। हाँ, नहीं आपको बता रही हूँ। AD3 लीवर 3, AD3 और AD1 भी, इन 3 को लगा के देखिए। अगर वो ठीक हो जाए 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद आपको लगने लगे कुछ इंटेंसिटी में कमी आई है तो, अदरवाइज इसका टेस्ट होता है एलर्जी का, वो बहुत महंगा होता है। ठीक है, हम लोग पास कोई वो और कोई तरीका नहीं है जानने का। ठीक है सर। तो सर आज का आप बोलिए। ये लास्ट का पढ़ना है सर, एनिडल फॉलो बाय प्रिंसिपल ऑफ डेप्थ थ्रू स्टेबिलिटी। ये तो खत्म हो गया सर, ये चैप्टर खत्म हो गया। और क्या अब कहाँ ये ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया? वो गीत है ना वो, ठीक है सर, हो गया, खत्म हो गया। ये ट्रीट लीवर 3 मतलब ट्रीट करना है एलर्जी के केस में सर। थैंक यू सुधा मैम। थैंक यू सुधा मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी क्लास थी। बड़ा चैप्टर है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ये माइंड मी के नाम से किसी ने ज्वाइन करना चाहा है, माइंड मी, तो शुड आई माइंड मी के नाम से कोई ज्वाइन करना चाह रहा है तो शुड आई डिनाई एंट्री? बोलिए आप लोग। लेट हर ज्वाइन। मांडवी से मांडवी, मांडवी शहर से सर। वो हाँ, इट इज अ नेम, समवन वांट्स टू जॉइन दिस कॉल इज बाय द नेम ऑफ माइंड मी, आई डिनाई द एंट्री। देखिए अच्छा, उनको नाम सार्थक चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सार्थक नाम चाहिए। जो मुन्नी गुप्ता सार्थक नाम है, श्रवण कुमार सार्थक नाम है, नरेंद्र सिंह सार्थक नाम है, ओनी बांडवाल सार्थक नाम है ना, रमनप्रीत सार्थक नाम है, सुधा पाठक सार्थक नाम है, एक्यूप्रेशर भी लिखा है, अमरजोत लिखा हुआ नाम उनका है। ठीक है, यहाँ तक सार्थक नाम है। जैसे हो हल्ला, ये सार्थक नाम है? बोलिए आप लोग बताइए। नहीं, इन्होंने कहा माइंड मी के नाम से, माइंड मी कोई नाम होता है क्या? नहीं, ये तो गलत है। नहीं है ना, तो उसको मेरा कहना ये कि हम आपको सहयोग दे रहे हैं तो हमारे उसका मिसयूज ना किया जाए। आप सार्थक नाम से आइए और ज्वाइन करिए, कोई पैसा नहीं है। अब हो हल्ला, गुंडा एलिमेंट, अब कोई गुंडा लिख के आ जाए तो मैं शुड आई ज्वाइन, शुड आई परमिट? नहीं, डोंट अलाउ, लेट हिम कम इन द सार्थक नेम। हाँ बिल्कुल, थोड़ा नाम आइए, कोई समझ में आ रहा है भाई, ठीक है। ऐसे तमाम लोग ज्वाइन करते हैं बीच बीच में। अब कभी जल्दबाजी में हम ज्वाइन भी कर देते हैं, हमें नहीं मालूम। कोई आया तो मुझे रिफ्यूज करना नहीं, तो नॉर्मली मैं कर देता हूँ। अभी जब दिख पड़ गया, अभी माइंड भी लिख के आया हुआ है, अब मैं क्या बोलूँ? डिनाई सीधे। हाँ, डिनाई कर दिया, वही मैंने कहा। तभी तो मुझे लगा कि भाई ये ऐसे नाम से ज्वाइन करते और शर्म नहीं आती इन लोगों को। ज्ञान के देखिए 2 चीजें हैं। ज्ञान का अवधारणा ये है, जब आप लेने जाइए तो आप भिक्षुक बन के जाइए। इसीलिए जब कोई पढ़ा रहा होता है तो मैं मैडम बोलता हूँ, ताकि उनकी वजह से ज्ञान मुझे आ जाए। जब मैं मैम बोलूंगा तो उनका ज्ञान भी मेरे उसमें आ जाएगा, जो ज्ञान पढ़ा रहे हैं। अगर मैंने इस भाव से किया कि वो मुझसे कम जान रहा है या जान रही है कोई भी, तो मुझे ज्ञान नहीं मिलेगा। अब एनर्जी कहाँ से बहती है बोलिए? हमारे श्रवण कुमार जी बताएंगे। एनर्जी अपर से लोअर की। हाँ, अपर से लोअर। तो अपर मान लेंगे तभी तो मेरे पास आएगी, नहीं तो मेरे पास आएगी नहीं। इसीलिए मैं बार बार बोलता नहीं तो ना, आज मैंने टोका जी, इसीलिए टोका था। वर्चुअली जब आप कोई सामने हो रहे हैं तो वो कुछ नहीं, वो आपसे श्रेष्ठ है। तो इसका उदाहरण हमेशा जो है, जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, मतलब या देखा होगा, चाणक्य चंद्रगुप्त का एक उदाहरण। हम वो उदाहरण छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इनसे सीख होती है। जब चंद्रगुप्त को 326 BC में कौन सा युद्ध हुआ था, तो बताएगा? सिकंदर का था। हाँ, यस,
सिकंदर का 326 327 बीसी में हुआ। उसका 305 में सेल्यूकस आया। ठीक, तो सेल्यूकस के पहले जब चंद्रगुप्त मौर्य तो पुरु राजा पोरस ने, जिनको कहते हैं, उन्होंने हराया वहां, मतलब हराया क्या, वर्चुअली इतना टफ रेजिस्टेंस दिया कि वो डर गया, आगे बहुत दिख नहीं गए, वो लौट गए वहां से। तो जब चंद्रगुप्त को ये शोक किया जाने लगा कि हमारा राजा है, तो चंद्रगुप्त की उम्र कम थी, वो 17-18 साल के भी मुश्किल से थे, वो थे भी नहीं। तो जब उनको वहां जाने लगे तो ये चंद्रगुप्त को सोचते थे कि चंद्रगुप्त ने इतनी बहादुरी किया, 2-4 युद्ध जीत लिया था, तो बहादुरी किया था, तो उनको लगता था चाणक्य को कि जहां हम जाएंगे राजा के सामने जब खड़े बैठे होंगे तो राजा भी इनको आदर देगा। तो एक राजा के पास गए, वो केवल करने के लिए कि हम यूनिफिकेशन ऑफ सारे भारत को यूनिफाइड कर दें, ताकि कोई विदेशी आक्रांता आए तो उसको हम लोग मार भगाएं। तो वो राजा साहब थे, तो उन्होंने चंद्रगुप्त देखा, चंद्रगुप्त से बात ही नहीं किया, चाणक्य को आचार्य मान के स्वागत किया और चाणक्य से बात किया। चाणक्य को बड़ा बुरा लगा कि अरे चंद्रगुप्त इतना महत्वपूर्ण है, इतने युद्ध जीत चुका है और उसका आदर नहीं किया। तो अब देखिए श्रवण कुमार जी, खोल लीजिए वीडियो, तो अब कोई दिक्कत नहीं। अब उस समय क्या हुआ, लौट के आए चाणक्य, तो चाणक्य ने मीटिंग किया, उसने कहा कि आज से हम चंद्रगुप्त को राजा घोषित करते हैं जी। तो जब राजा घोषित कर दिया, तो अगली बार जब उस राजा के पास गए तो राजा के सामने राजा, तो उसने कहा कि मेरे बराबर का आदमी है, वो भले छोटे राज्य का हो बड़े राज्य का हो, राजा तो राजा, तो राजा के रूप में तब उसने बात किया। आप समझ सकते हैं, तो यानी जब हम अपने तरफ से किसी को मूल्य देंगे, उपाधि देंगे, उसको महत्व देंगे, तो उसकी एनर्जी हर जगह फैलेगी, कोई हमारे लिए सब जगह फैलेगी। जो फैकल्टी है वो फैकल्टी है, वो फैकल्टी 100 लोगों को पढ़ा रहे हैं, वो फैकल्टी 200 को पढ़ा रहे हैं, वो 400 पढ़ा रहे हैं, फैकल्टी नहीं। गुरु तो गुरु, वो 1 घंटे का गुरु हो, 1 दिन का गुरु हो, 100 दिनों का गुरु हो, 500 दिनों का गुरु है, उससे ज्ञान हमको मिलना है और ज्ञान लेना है और हर दशा में लेना है। तो जब हम नम्र भाव से मिलेंगे तो ज्ञान मिलेगा, नम्र भाव से नहीं मिलेगा तो ज्ञान नहीं मिलेगा, है ना। तो हम लोग जो है, तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए संकल्प हैं, और सब पूरे युद्ध स्तर पर नंबर 1 पूरे जो है शक्ति से, पूरे सामर्थ्य से और पूरी तल्लीनता से और पूरे उल्लास से, पूरे हर्ष से उसको पाने की कोशिश करेंगे, उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करेंगे। लक्ष्य बड़ा ही सही, लेकिन असंभव नहीं है, कितना भी कठिन क्यों ना हो, लक्ष्य असंभव नहीं है। उसको लक्ष्य को पाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी तो एक पगडंडी बनाई है, हम उस पर रास्ते में चल रहे हैं। तो उनका कहना यही था, क्या उनका उद्देश्य था, ईच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विराम लेते हैं। सर अगर सर में जो एलर्जी है उसमें AD3 लगा सकते हैं ना, तब एलर्जी कम हो जाएगी उनकी। जी मैम, AD3 में जो सिर में जो एलर्जी हो जाती है, AD1B, हाँ AD3 और AD1B। और सर AD1 के साथ CMP पॉइंट लगाना पड़ेगा। अरे AD1B क्या पॉइंट है, CMP पॉइंट। यस सर जी। आपके घर में अगर कोई मुखिया है, मान लीजिए, ठीक है, तो जो उनको मुखिया से मिल लिया, ठीक है, और उसके बाद आप करना है जी, आप नंबर 2 पर है, नंबर 3 पर है, तो मुखिया से मिल लिया, तो आप क्या समझ रहे हैं कि आप काम नहीं करेंगे, आपको करना पड़ेगा। और मान लीजिए मुखिया से नहीं मिले, केवल आपसे मिले, तो हो सकता है काम हो जाए, नहीं कम हो, ना हो या कम हो। ये नहीं कह रहा हूँ, नहीं ये नहीं कह रहा हूँ ना हो, काम होगा, लेकिन आपने कहा कि भाई वो पिताजी से पूछ लिया कि नहीं, तो अब जब उसने कहा कि नहीं पूछा, तब आपको तुरंत खराब लगेगा, अरे पिताजी से पूछा नहीं, हमारे घर में हमसे बता रहे हैं कि ये काम कर दीजिए मेरा, है ना। ठीक है, CMP पॉइंट है, वो कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट नहीं है, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट है, उसका नाम नोट कर लीजिए, दैट इज नॉट CMP पॉइंट। CMP तो नाम फुल फॉर्म है, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। क्या कंट्रोल कर रहा है,
वो क्या कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है कि उस ऑर्गन की फंक्शन को और इस ऑर्गन के स्ट्रक्चर को, द्रव्य, गुण, कर्म, तीनों को कर रहा है। द्रव्य को कर रहा है, गुण को कर रहा है, कर्म को कर रहा है। तो सीएमपी पॉइंट इसलिए टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले आप उसी को यूज करिए। इसीलिए आप लोगों ने वाईएनएम में कौन सा पॉइंट पहले लगाते हैं? बोलिए। वन सर। हाँ, जब कभी आपको अगर 1 पॉइंट को यूज करना है, तो 0-1, अगर 1 पॉइंट को यूज करना, 0-1 मान लीजिए करना है, तो पहले 1 को लगाइए। अच्छा सर। फिर 0 को लगाइए। ये कंसेप्ट है। ये आपको जो वाईएनएम वाला पर जो हमने बताया था, उसमें बताया था कि ये अगर आपको पहले आपको सेलेक्ट करना हो वाईएनएम में, तो सेलेक्ट में आप करेंगे 0 और 2 जी। जब इनको दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे तो बीच में आएगा 1। हाँ सर। ठीक है। लेकिन जब अब बारी आई आपको लगाने की, तो अगर मान लीजिए आपने कोई प्रोटोकॉल दिया कि ये एडी मेरिडियन, मान लीजिए एडी मेरिडियन और 0-1-2 या 0-1, आपने एक मेरिडियन दे दिया, दोनों 0-1 सिलेक्ट किया आपने, तो आपको तब 1 पॉइंट को पहले लगाना है, फिर 0 को लगाना है। ठीक। अगर 1-2 कहा तो पहले 1 को लगाना है, तब 2 को लगाना है। लेकिन 1 का सिलेक्शन करने के लिए 1 को कैसे ढूंढे, कहां पर है, उसके लिए पहले 0 को, फिर 2 को, उधर बीच 1। ठीक सर। वाईएनएम में कह रहा हूँ। हाँ सर। हमारे पास क्या है, AD1B एक पॉइंट सीएमपी पॉइंट है, हमको लगाना पहले AD1B है। हमारे तो पॉइंट डिफाइंड है, कहाँ पर है? हाँ सर। डिफाइंड नहीं है सर। ऐसा कर सकते हैं ना कि किसी भी तरह की बॉडी के किसी भी पार्ट में, लोअर अपर एक्सट्रीमिटीज में एलर्जी हो, तो सब में हम पॉइंट तो अलग अलग लोअर अपर एक्सट्रीमिटीज के अकॉर्डिंग लेंगे, लेकिन सीएमपी सब जगह यूज करेंगे। यस, सीएमपी फर्स्ट यूज करेंगे, मेरा कहना है। सब जगह यूज नहीं करेंगे, सीएमपी फर्स्ट यूज करेंगे। कभी कभी केवल सीएमपी पॉइंट से यूज करने से ठीक हो जाएगा। कभी कभी सर AD3 में तो सीएमपी नहीं लगेगा क्या? AD3 में जो मतलब गले में वो हो जाता है सर, दाने टाइम तालू में। कहाँ गले में? तो कहाँ? हम तो सबके लिए कह रहे हैं, आप गले के। अच्छा, सबके लिए। ठीक सर, ठीक। अरे हमने तो सबके कहा कि पहला उसको यूज करना है। ठीक सर। कभी कभी अब आप पढ़िएगा, देखिए ये पढ़ने का तरीका। पहले देखिए, मैं आपको पेज दिखा रहा हूँ, कभी देखिए सीएमपी पॉइंट, पेज नंबर 15 लिखा हुआ है, सीएमपी कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, यानी नियंत्रक मापबिंदु। किसी अंदरूनी ऑर्गन के संपूर्ण अथवा किसी भाग में आई विकृतजन्य गड़बड़ियों, पैथोलॉजिकल डिस्टरबेंस के बारे में जानकारी इस बिंदु में मिलती है। तो यानी टेस्ट, जैसे हृदय का शेप, साइज, स्ट्रक्चर या उसके फंक्शन में गड़बड़ी होकर कोई रोग हो, तो हार्ट के सीएमपी पर सबसे पहले उपचार देना चाहिए। फिर देखा गया है, शब्द पढ़िए, देखा गया कि किसी ऑर्गन के केवल कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट पर उपचार देने मात्र से कभी कभी उस ऑर्गन की खराबी और माल फंक्शनिंग आश्चर्यजनक रूप से ठीक हो जाती है तथा उस ऑर्गन की कार्यप्रणाली संतुलित हो जाती है। तो ऐसे पढ़ना है। ठीक है। पुस्तक अर्थात या विद्या पर हस्तगते धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। किताब पढ़िए, खूब मन से पढ़िए और मस्त होके पढ़िए, ध्यान मग्न होके पढ़िए। समझिए कि यह ज्ञान है जो आपको फ्री में मिल रहा है। किताब का ज्ञान तो, किताब तो परचेज कर लिया आपने, अब तो किताब आपके अलमारी की है, तो ये फ्री ज्ञान है। का जितना लीजिए, 10 बार पढ़िए। ये नहीं कहेगी ना कि इस बार 500 रुपया जमा करिए, नहीं कहेगी ना नरेंद्र जी, नहीं कहेगी ना? कहेंगे सर। 10 बार पढ़िए। ठीक, तो हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं, कल हम लोग मिलते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जो पहले बात हुई थी चार्ट की, थर्ड बुक नंबर 3, तो वो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। कौन से? तो बुक नंबर 3 में जो पहले बात कह रहे थे ना कि बुक नंबर 3 में हमारी न्यू में है चार्ट, तो मेरे पास नहीं है, तो वो शेयर कर दे, उनको बोल दीजिए। मैडम आप ग्रुप, हम लोग समवाय ग्रुप में हैं? तो नहीं, फ्रेंड्स वाले ग्रुप में हूँ मैं। नहीं, समवाय शिक्षा में है नहीं। नहीं, मैं सर, मैं हूँ सर, मैं न्यू दिल्ली से कर रही हूँ, रोनिका
जिस ग्रुप में नॉर्मल आर बोल रहे हैं इसमें है ना? ना 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 अमरजोत मैडम, आप हमारे समवायी ग्रुप में जो नहीं मैम, समवायी शिक्षा है, नहीं मैम सर मैं उसमें नहीं हूँ। तब आपने हमको क्यों नहीं बताया पहले? तब आपको पहले उसमें दर्ज करना चाहिए ना, नहीं? अदरवाइज आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन दूसरे से मिलती होगी। यस सर। लीजिए, तो हमको डायरेक्ट, ये तो फ्री में है, यहाँ तो कोई ऐसा भी नहीं कि रजिस्ट्रेशन कराना हो, पहले 500 जमा कराना हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। नहीं सर। तो आप आइए, हमारा नंबर हमने सबको बताया, जब भी मीट देखेंगे 9910229503, इसमें आप हमको बताइए कि मैं सर जो है मैं इस उसमें सेमेस्टर की हूँ, मैं यहाँ पर है, कहीं से करिए। सर मैं 3rd सेमेस्टर में हूँ। सर मैं 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो आप भिजवा, आज उसमें लिख के भेज दीजिए, उसमें हमारे ग्रुप में, हमारे इंडिविजुअल में, तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर दें। फिर जिस सेमेस्टर के होंगे उस सेमेस्टर की ग्रुप, उसमें स्टडी ग्रुप में ऐड कर दें आपको। सभी लोगों के लिए कह रहा हूँ मैं, केवल आप ही के लिए नहीं, सभी के लोग है कि आप आइए, ऐसे आइए, ताकि आपको सब चीजें इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है सर। तो बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी नहीं, आप दूसरे मान लीजिए कोई भूल गया तो आपको मिलेगा नहीं। सर सेकंड के सर्टिफिकेट जारी कर दिए सर? जारी हो गए, पता नहीं हमारा। आज जारी हो चुके होंगे, मुझे लगता है अभी पता करूंगा तो जारी हो चुके होंगे श्योर। नमस्ते सर, नाम है ईमेल में मिलेंगे सर, ईमेल एड्रेस पे। सर एक क्वेश्चन था। जी मैम। सर अभी ये पढ़ते पढ़ते ना मेरे दांत में बहुत तेज पेन हो गया। ये इसमें लिखा भी हुआ है AD3 LY2 और AD1B, तो यही लगा लिया मतलब मैंने अभी ना, तो पहले से थोड़ा सा आराम आ गया है, मतलब एलर्जी नहीं है। वैसे तो दांत में मेरे वो कैविटी निकल गई है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे थे तो मैंने ये वाला लगा लिया प्रोटोकॉल ना, जो इसमें भी पढ़ा है। बढ़िया किया। स्टमक हीट भी मैडम कंट्रोल रखिएगा। क्या करें सर? स्टमक हीट, हाँ ओके सर, उसको कंट्रोल रखिएगा। 4 पॉइंट है केवल। सर बताएंगे क्या? सर बताएंगे अभी? इसमें है 2 3 सिलेट 1 4 2, तो आपका एक यहाँ पर आएगा, वो आप सेमेस्टर किस सेमेस्टर में? सर 3rd सेमेस्टर। अच्छा, 4th का पॉइंट है। एक वो फोटो भेज देंगे ग्रुप में। ग्रुप में दिया हुआ है सर, ग्रुप में दिया हुआ है, आपको भेजा हुआ है। कब भेजा? अभी नहीं, अभी नहीं, पहले होगा तो पहले भी अरुणा गुप्ता पहले देखा। सर ये कौन सी फिंगर पे लगाना है? मैंने लिख लिया 2 3 सिडेट 1 4 टोन। चक्रा में। अच्छा, वो हथेली में जो लगते हैं कलर सर, वहां पर? हाँ वही। ओके सर वो मैं लगा लूंगी। हाँ, वायलेट, लाइट ब्लू और ऊपर ग्रीन। सर वो मैं लगाती हूँ अक्सर। वो लगाइए। हाँ जी। और उससे फायदा अगर न हो तब आप वो लगा लीजिएगा, वही 2 3 सिलेट 1 4 टोन। तो 1 इधर आएगा, 1 4 टोन, 1 वाला 4 टोन और 2 3 सिलेट कलर उसी बेसिस पर हुआ है। तो इसको लगाइए, क्योंकि स्टमक हीट की वजह से भी दांतों की कैविटी या दांतों में गम में कुछ हो सकता है। ठीक है? सर मैंने अपना नाम और भेज दिया सेमेस्टर। अरे वेरी गुड। मैं आप जितना